में आज सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फिजिक्स की। यानी न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है। न्यूक्लियर फिजिक्स को इसको हम दो पार्टों में ख़त्म करेंगे, इसलिए क्योंकि आज सिर्फ हम बताएंगे कि पॉजिट्रॉन और पेयर क्रिएशन, पेयर एनिहिलेशन और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे, और कल फिर हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे कि न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती हैं और उसकी एटॉमिक एनर्जी के बारे में हम बताएंगे, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। चलिए आज का हम क्लास अब स्टार्ट करते हैं। पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि कई दफ़ा ये पूछा जाता है युग्म उत्पादन तथा युग्म विनाश यानी पेयर क्रिएशन तथा पेयर एनिहिलेशन क्या होता है। तो पेयर क्रिएशन क्या होता है। पेयर क्रिएशन और एनिहिलेशन दोनों क्रियाएं अलग अलग हैं, और जो भी रिएक्शन होती है यह उत्क्रमणीय रिएक्शन होती है, लेकिन एक बहुत बड़ा इसमें अंतर है, वो मैं बताऊंगा आपको। जब कोई गामा किरण फोटान किसी भारी पदार्थ के नाभिक पर गिरता है तो वह पदार्थ के नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है तथा उसकी ऊर्जा से एक इलेक्ट्रॉन तथा एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति हो जाती है। इस क्रिया को युग्म उत्पादन कहते हैं। यानी कहने का मतलब आपको ये है कि युग्म उत्पादन में क्या होता है कि एक गामा फोटान्स भारी नाभिक द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, तो उसके नाभिक से उसी ऊर्जा के कारण एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है। इसी को कहा जाता है युग्म उत्पादन। यानी गामा फोटान्स जब आपका पड़ता है तो जो क्रिया होती है वहाँ से एक निगेटिव बीटा पार्टिकल का मतलब इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन वहाँ से निकलता है। ठीक है, तो ये आप लोग रिएक्शन हो गई। तो ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया ट्रॉन, और ये आपका पॉजिट्रॉन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकलेगा और एक पॉजिट्रॉन निकल जाता है। ठीक है, तो इसी क्रिया को कहा जाता है युग्म उत्पादन। तो अब रिएक्शन हम लोग देख लेते हैं युग्म उत्पादन की। तो ये हो गई, यानी आपने गामा फोटान्स को हैवी न्यूक्लियस पे डाला और वहाँ से एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन की आपकी उत्पत्ति हो गई। यही पेयर क्रिएशन रिएक्शन कहलाती है। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ जाते हैं, थोड़ा आगे देखते हैं युग्म विनाश क्या होता है। अब इसी प्रकार इसकी उल्टा क्रिया, जब कभी एक इलेक्ट्रॉन तथा पॉजिट्रॉन एक दूसरे के अति समीप आ जाते हैं तो वो परस्पर संयोग करके एक दूसरे का विनाश कर देते हैं तथा इसके स्थान पर दो गामा फोटॉन्स का उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब ये है कि जब एक गामा फोटॉन किसी नाभिक पे गिरता है तो वहाँ से एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन एक पॉजिट्रॉन निकलते हैं, लेकिन अगर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तब दो गामा फोटॉन्स निकलते हैं। ये याद रखिएगा आप लोग कि ये देखिए यहाँ पर विसंगति है इसमें, तो इसीलिए उत्क्रमणीय अभिक्रिया इसको आसानी से नहीं कहा जाता है। यानी कहने का मतलब अगर एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन अगर मिलते हैं तो ये दो गामा फोटॉन्स यहाँ से निकलते हैं, H प्लस H के, यानी दो गामा फोटॉन्स, इतनी एनर्जी के गामा फोटॉन्स निकल आते हैं। एक ये गामा हो गया और ये गामा फोटॉन्स, दो गामा फोटॉन्स यहाँ से निकलते हैं उतनी ही एनर्जी के। तो कहने का मतलब है कि जब कोई रिएक्शन होती है तो वहाँ पर टू गामा फोटॉन्स आपके निकलते ही हैं, और यही जब एक गामा फोटॉन से एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन की उत्पत्ति होती है, लेकिन जब एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन जब मिलते हैं तो दो गामा फोटॉन निकलते हैं। इसको याद रखिएगा, यहाँ पर गलती बिल्कुल मत करिएगा आप लोग। चलिए आगे की ओर हम लोग बता देते हैं, क्योंकि आज बहुत शॉर्ट वीडियो की बात कही है हमने। द्रव्यमान क्षति क्या है। किसी नाभिक में न्यूक्लियनों को अलग अलग द्रव्यमान का योग नाभिक के कुल द्रव्यमान के से अधिक होता है, अतः इसी द्रव्यमान अंतर को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। यानी मास डिफेक्ट इसको इंग्लिश में कहते हो कि मास डिफेक्ट क्या है। यानी जो एक्चुअल न्यूक्लियस का जो मास होता है और जो हमारा न्यूक्लियंस का अलग अलग जो मास द्रव्यमान होता है, उनके
डिफरेंस को ही मास डिफेक्ट कहा जाता है। यानी अगर आप प्रोटॉन, किसी नाभिक में प्रोटॉन है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान तथा उनके उसमें मौजूदा न्यूट्रॉनों के द्रव्यमान के योग हमेशा ग्रेटर देन होता है नाभिक के कुल योग से, बड़ा होता है, और उसी में जो अंतर आता है उसी को द्रव्यमान क्षति कहा जाता है। मान लेते हैं कि आपके पास ये है दिया गया है, मान लिया जाए कि द्रव्यमान क्षति क्या है, प्रोटॉनों का द्रव्यमान प्लस न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान माइनस नाभिक का वास्तविक द्रव्यमान, यही को कहा जाता है। यदि परमाणु क्रमांक x है, z है परमाणु क्रमांक, और परमाणु में x है, मान लिया जाए उसका परमाणु है, एक द्रव्यमान संख्या हो गई, तो z प्रोटॉनों की संख्या हो गई, a माइनस जेड न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी। तो मास डिफेक्ट डेल्टा m बराबर आ जाएगा, ये डेल्टा m इक्वल टू द z इंटू एम पी प्लस a माइनस जेड इंटू एम एन माइनस एम एन, न्यूक्लियस का कुल मास, जो उस तरीके से आप तोलते हो, तो ये उसमें से घटा दिया जाता है। यही आपका कहलाता है मास डिफेक्ट। अब यही आपका जो मास डिफेक्ट है ये एनर्जी के फॉर्म में रहता है, उसी को बाइंडिंग एनर्जी भी कहा जाता है। यानी बाइंडिंग एनर्जी की बात कर लेते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। बंधन ऊर्जा किसे कहते हो, यानी बाइंडिंग एनर्जी। किसी नाभिक में की बंधन ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो नाभिक के न्यूक्लियनों को अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक है। अनंत दूरी तक अलग अलग करने के लिए आवश्यक है, ये भी कह सकते हो। दूसरी आसान भाषा में अगर आपसे कहा जाए कि नाभिकीय बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं, तो बंधन ऊर्जा आप इस तरीके से भी कह सकते हो कि न्यूक्लियनों को इनसाइड न्यूक्लियस जो बांधे रखने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही बंधन ऊर्जा कहा जाता है। यानी यह बंधन ऊर्जा हमेशा मास डिफेक्ट के बराबर होती है। यानी बाइंडिंग एनर्जी BE इक्वल टू द डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर, ये आपकी बंधन ऊर्जा इसके बराबर आपकी आ जाती है। चलिए अगला हम देख लेते हैं, बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियस कितनी होती है, उसको मैं समझा देता हूँ। बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये ग्राफ खींचना, आप लोग याद कर लीजिए कि बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, इसका ग्राफ खींचना है आपको। तो चलिए हमने ग्राफ आगे खींच रखा है, उसमें दिखाते हैं। तो ये आप हेडिंग डाल लीजिए, प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा कितनी होगी। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, इसलिए आप लोग हमेशा याद रख लीजिए कि ये आना तय है। यानी बंधन ऊर्जा पर न्यूक्लियस, ये आपका एक ग्राफ है। तो इनिशियल कंडीशन में ये द्रव्यमान संख्या का एक्सेस हो गया, ठीक है, ये भारी द्रव्यमान संख्या है, और ये प्रति न्यूक्लियस बंधन ऊर्जा है। तो सबसे कम बंधन ऊर्जा आप जानते हो 1H2 की होती है। यानी जो भी हमारे पास हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं उनकी बंधन ऊर्जा सबसे कम होती है, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, लगभग 1.2 या के नियर अबाउट होती है। और फिर लिथियम की है। तो यहाँ पर जो बंधन ऊर्जा सबसे कम होती है वहाँ पर लाइट न्यूक्लियाई होते हैं, उनमें नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, तथा उसके बाद में बंधन ऊर्जा धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। यानी अब न्यूक्लियस को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता है। सबसे अधिक स्टेबल न्यूक्लियाई होता है आपका आयरन का Fe56, इसकी बंधन ऊर्जा लगभग होती है ये आपकी 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट। तो इसके नाभिक को कभी ब्रेक नहीं किया जा सकता है। जैसे आगे की ओर हैवी नाभिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं तो ये यहाँ पर क्या होती है, संलयन क्रिया होती है यहाँ से हीलियम तक। तो हमारी जो हीलियम 3 तक जो बंधन ऊर्जा कम होती है वहाँ पर हमारी नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। उसके बाद हमारा न्यूक्लियस क्या हो जाता है, स्टेबल न्यूक्लियाई आ जाता है। फिर हैवी न्यूक्लियस यहाँ पर यूरेनियम 235 पाया जाता है।
तो उस केसेस में वहाँ पर बंधन ऊर्जा कम हो जाती है, वो लगभग 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नियर अबाउट होती है। अतः वह न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में टूट जाता है। तो अब यहाँ पर जब ये 2 न्यूक्लियस में टूटता है तो यहाँ पर हैवी न्यूक्लियस में क्या होता है, नाभिकीय विखंडन क्रिया होती है और हल्के नाभिकों में नाभिकीय संलयन क्रिया होती है। दोनों क्रियाओं में ऊर्जा द्रव्यमान क्षति होती है, यही द्रव्यमान क्षति ऊर्जा के रूप में बाहर निकलता है। इस ग्राफ को अनिवार्य रूप से आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये जरूर आता है। चलिए आज बस इतना ही स्मॉल वीडियो था, कल हम इसी पर लॉन्ग वीडियो पोस्ट करेंगे। धन्यवाद।